और डुग्गर खबर की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के ठाठी और भलेसा में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी फिरदौस खांडे। फिरदौस, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह से इस बेहद अहम खबर पर हम बने हुए हैं और चूंकि लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि भूकंप के झटके जो हैं, ज़लज़ले के झटके पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं महसूस किए जा रहे हैं। इसी को देखकर लोगों में कहीं ना कहीं खौफ देखा जा रहा है। अभी यहाँ पर क्या कुछ हालात है और कितने बजे ये भूकंप आया था? क्या इसकी रिएक्टर स्केल पर कितना रिकॉर्ड किया गया? जी है ना, डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन भलेसा और सब डिवीजन ठाठी में आज अलग सुबह यानी 5 बजे जो है झटके महसूस किए गए और झटके लगभग रेक्टर स्केल पे 3.3 पॉइंट पे उनको मेजर किया गया। लेकिन जो ही ये झटके महसूस किए गए तो जो जिनने 4 मंजिलें या 5 मंजिलें इमारत बनाई हुई उनमें तो ज्यादा ये महसूस किया गया, लेकिन जो 1 मंजिला इमारत है या 2 उनमें उतने महसूस नहीं किए गए। लेकिन लोग जो हैं एकदम जो है उन्होंने अपने वो खुद बाहर निकल आए और इसमें जो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि खुले आसमान तले बैठना है, उस टाइप का जो प्रिकॉशन सब ने लिया और बाहर आ गए लोग। और इसमें इंटेंसिटी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन पास्ट का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो 2005 में के जो जलजले हुए थे उसमें भी इसी टाइम जो है उस टाइम जो है लोग जो है घबरा गए थे और बाहर निकल आए थे और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा 6 पॉइंट इशारा कुछ थी। लेकिन आज जो है जो ही उसी टाइम पे जो ही ये जलजले महसूस हुए तो लोग बाहर निकल आए, बच्चों को बाहर ले आए, क्योंकि एक्सपर्ट्स की पहले ही वार्निंग थी। लेकिन यहाँ लोगों में एक बड़ा खदशा पैदा होता है कि कश्मीर की तरह जो है चिनाब रीजन भी है, इस सिस्मिक जोन में आता है और NCS जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने भी जो है इसकी पुष्टि की है। उन्होंने भी इसको जो है इसको लेके ये कहा है कि जो है आज ये सुबह कटरा में इसका एपिसेंटर बताया गया है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने जो सलाह दी है, प्रिकॉशंस लोगों को हैं कि बहुत एहतियात बरतना है, क्योंकि अगर हम पास्ट का एक्सपीरियंस देखें तो 2005 में जो जलजले आए थे उसमें सबसे बड़ी बात ये उस टाइप का जो इंटेंसिटी जो उस टाइप की थी नहीं थी। लेकिन आज जो है एक्सपर्ट्स ने सबको ये बताया है कि उसके बाद जो ट्रेनिंग्स लोगों में दी गई कि जो 5 मंजिला इमारत हैं, 4 मंजिला, उनसे परहेज कीजिए। और लोगों में ये सारी जो है प्रिकॉशन देने के बाद भी लोग आज भी जो है 5 मंजिला इमारत बना रहे हैं, 4 मंजिला, और उसमें जो है ज्यादा खतरा इसलिए रहता है क्योंकि लोग जब बाहर की तरह निकलते हैं तो उसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं बिल्डिंगों के नीचे आ जाते हैं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग जो हैं अब थोड़ा ये बात कहना शुरू हो गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन वार्न क्यों नहीं लोगों को कर रही है, क्यों नहीं कैंप लगा रही है, क्यों अवेयरनेस नहीं, क्योंकि ये एक वेकअप कॉल था और एडमिनिस्ट्रेशन को इससे आप जागना चाहिए। और आपसे हम थोड़ी सी जानकारी ये भी चाहेंगे फिरदौस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये जरूर हम जानना चाहेंगे, यही वो इलाके हैं कुछ दिन पहले हमने देखा था मकानों में दरारें पड़ गई थी और इसी तरह के खतरे को देखते हुए लोगों को महफूज मुकामात पर शिफ्ट होने की बात भी की गई थी, लोग मुंतकिल भी हुए थे। तो जब लगातार ये सिस्मिक जोन में ये एरिया आता है, दरारें यहाँ पर लगातार देखी जा रही हैं, तो फिर आखिर इस तरह के सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि अब ये एक अवेयरनेस कॉल है जिसको पूरी संजीदगी से लेना चाहिए। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है अब, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज से कहीं ना कहीं डर रही है कि अगर हम लोगों में ये चीजें फैला दें, ये अवेयर करें तो लोग कहीं ज्यादा जो है घबरा जाएंगे। लेकिन अगर हम उस चीज को देखें तो यकीनी तौर पे इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में हमें इस चीज का हर एक घर में हर एक फर्क को और खास करके पीआरआई जो है गवर्नमेंट को उनमें बुला के लाना चाहिए, इंतजामिया को बुला के लाना चाहिए। और इन जो वेकअप कॉल है और जो अलार्मिंग कॉल में बताऊंगा इसको, क्योंकि आज जिस किस्म का हुआ यकीनी तौर पे लोगों को 2005 का जो जलजला याद आया और उसमें किस तरह से नुकसान हुआ था वो सब ने देखा था। लेकिन अगर वो सब देखने के बावजूद
इंतजामिया आज लोगों में अवेयरनेस नहीं करे, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका जब भी अब एपी सेंटर रहेगा वो हिमालयन रीजन है और हम ज्यादा लोग जो हैं यहाँ चाहे प्लेन में ज्यादा कम लोग आते हैं और हिमालयन रीजन में ज्यादा लोग रहते हैं, और इसलिए इंतजामिया को कि जगह जगह जो है अवेयरनेस कैंप लगाएं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने वार्न कर दिया है लेकिन इंतजामिया जो है मुझे लगता है एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह काम कर रही है। बिल्कुल, तो ये देखना अहम रहेगा कि खबर दिखाए जाने के बाद वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह की तैयारियों के साथ यहां के लोगों को अवेयर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका तमाम तफसीलात के लिए, जानकारी के लिए। महाशिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर 3 दिवसीय शिवखोड़ी मेले की आज से शुरुआत होगी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू इस मेले का उद्घाटन करेंगे। इन 3 दिनों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए यहां पहुंचने की भी उम्मीद की जा रही है और इसी को लेकर हर तरफ जो उत्साह है वो भी नजर आ रहा है। तो आपको बताएं कि महाशिवरात्रि की तैयारियां जो हैं वो यहाँ पूरी तरह से नजर आ रही हैं। बेहद खास मौका होता है और अगर हम मंदिरों के शहर जम्मू की बात करें तो महाशिवरात्रि का ये जो पावन पर्व है इस मौके को लेकर खास तौर पर लोग जो हैं वो तैयारियां करते हैं। शिव बारात निकालने की तैयारी की जाती है। शिवखोड़ी मेले की आज से शुरुआत होगी जिसमें श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहाँ पर अपने श्रद्धा के साथ आते हैं। और चलिए सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी करणदीप सिंह। करणदीप, आपसे जानना चाहेंगे, मंदिरों की नगरी है ये और महाशिवरात्रि का पर्व जो है बेहद खास है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां नजर आ रही हैं श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर? अब बिल्कुल हिना, इस समय महाशिवरात्रि का उपलक्ष्य है और महाशिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले जो है वो रियासी जिले के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल शिवखोड़ी धाम में जो है वो काफी ज्यादा श्रद्धालुओं का तांता देखा जाता है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आने की उम्मीद जो है वो जताई जाती है। ये वही सड़क मार्ग है जिस सड़क मार्ग के ऊपर झांकी जो है वो निकाली जाएगी और बिल्कुल जो है वो फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद जो प्रबंध है वो कर दिए गए हैं। ये बिरान जो है वो रखा गया है इस समय, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर जो है वो ये सारे फैसले लिए गए थे और इसी रास्ते के ऊपर जो है वो झांकियाँ तमाम निकाली जाएंगी। 11 बजे जो है वो डिविजनल कमिश्नर जम्मू जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर मेले की शुरुआत करेंगे। ये 3 दिन तक लगातार जो है वो मेला चलेगा और भवन में जो है वो श्रद्धालु इस समय लगातार जयघोष के साथ जो है वो पहुंच रहे हैं। और फिलहाल इसके साथ साथ अगर बात करें जो यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, वो स्थानीय लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो उमड़ते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से जो माँ वैष्णो देवी जी के दरबार पर श्रद्धालु आए होते हैं वो भी यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। और इसके साथ साथ अगर इसी महाशिवरात्रि की अगर बात करें तो आज मेले की जो है वो शुरुआत होगी। कल जो है वो पूजा अर्चना के साथ जो है वो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और मेले के तीसरे दिन जो है वो विशेष दंगल का आयोजन होता है, जिसमें विदेशी पहलवान भी जो है इस बार यहाँ पर पहुँचेंगे और उत्साहित काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ के हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी जाती है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि व्यापारी वर्ग में इसको लेकर खासी खुशी देखी जा रही है और जो कोरोना के बाद इस तरह का पावन पर्व आ रहा है, ये मौका आ रहा है, तो इसको लेकर वहां पर क्या कुछ उनका रिएक्शन सामने आ रहा है इस पर्व के मौके पर? बिल्कुल, खुशी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खुशी जरूर उन व्यापारी वर्गों में बनी हुई है, क्योंकि कोरोना काल ने जो है वो उनके व्यापार में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक प्रभाव डाला हुआ था और अब जो है वो कहीं ना कहीं मेले जो है वो फिर से शुरू हो चुके हैं और अब यहाँ पर जो है वो आज रौनक अच्छी खासी देखी जाएगी। और हमेशा इन्हीं 3 दिनों में जो है वो लाखों श्रद्धालु पहुँचने की उम्मीद जरूर होती है और लाखों जब यहाँ पर पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे तो लाजमी सी बात है तो कुछ ना कुछ खरीदारी जो है। और इस महापर्व की तैयारियां जो हैं, महाशिवरात्रि की तैयारियां लगातार हम अपने दर्शकों तक भी इनकी तस्वीरें जो हैं आपके जरिए और तमाम साथियों के जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सांबा पुलिस ने पशु तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सांबा मानसा रोड पर नाड नाके पर बीती रात पशु तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ट्रक को पुलिस ने रोका और तलाशी के दौरान 11 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से छुड़ाया गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये ट्रक कठुआ से कश्मीर की ओर आ रहा था।
जिला प्रशासन द्वारा त्राल में जनसंपर्क कार्यक्रम जारी है, जिसमें अपर उपायुक्त शब्बीर अहमद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी दूर दराज के गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका मौके पर ही निदान भी कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। इस संबंध में रटसोना त्राल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मौके पर ही लोगों की कई समस्याओं का समाधान किया गया। कि जब हम अपने रूप में लोगों के पास जाते हैं, ऐसे इश्यूज नज़र आते हैं जो हमने उससे पहले हमारे ऑफिस में या हमारे पास लोग नहीं आते हैं। ऐसे कई इश्यूज है जो मौके पे जाके पता चल रहा है। एंड दूसरा ये भी है कि मतलब पब्लिक के साथ नज़दीक आ रहे हैं, पब्लिक को लग रहा है कि वाकई हमारे कोई सुनने वाला है। थर्डली, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है कि हम हमारे पास जो भी सेक्टर अफसर्स हैं वो उनको दे रहे हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, ताकि उनको पता चल रहा है कि स्कीम क्या है एंड हम उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं एंड उनके इकोनॉमी के लिहाज से कैसे सस्टेनेबिलिटी रहेगी। मुझे लगा काफ़ी फ़ायदा है और हमने इसको कंटिन्यू। खबर त्राल से है, जहां शिकारगा इलाके में कूड़ेदान न होने के कारण लोग इको पार्क में ही कूड़ा फेंक रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर इसके बुरे प्रभाव देखने में आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से इलाके में कूड़ेदान लगाने की अपील की है, ताकि यहां घूमने आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। कचरा है यहाँ से काफ़ी, जो हम ही चीज़ यहाँ खाते हैं वहाँ से लाते हैं, यहाँ फेंक देते हैं। नो डाउट गवर्नमेंट को भी अपने इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, लेकिन पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि हम ये साफ़ रखें, क्योंकि हम ही लाते हैं यार। अब मत हमारे पीछे गवर्नमेंट चलेगा कि यार मैं ये करूँगा। चलो, ये तो वही बात है कि हमें खाना है, हमें उठाना है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स होने चाहिए कि मैंने तो जब अपना उठाया यहाँ से, फिर मैं ये सोचा था आप डालूँ कहाँ पे, डस्टबिन भी नहीं मिला। एंड कहने का मकसद यही है कि हम सबको खुद जो हम यहाँ डालते हैं खुद ही साफ़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कचरा नहीं रहेगा जो हम डालते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नियर बाई डस्टबिन्स भी होने चाहिए, तब जाके ये एरिया जो है माना जाता है कि बहुत अच्छी जगह है। टुकर खबरा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
और ब्रेक के बाद डुग्गर खबरा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, बांडीपुरा पुलिस की कार्रवाई, शलवा सुंबल में 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित पदार्थ कोडीन फास्फेट की 15 बोतलें इनके पास से बरामद की गई है। थाना सुंबल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो अहम खबर बांडीपुरा से, जहां पुलिस की नशा के खिलाफ जो कार्रवाई है वो सामने आई है। शलवत सुंबल में 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ कोडीन फास्फेट की 15 बोतलें बरामद की गई हैं। थाना सुंबल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो जिस तरह से लगातार जो पुलिस है वो नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। बांडीपुरा में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। शलवत सुंबल में 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से कोडीन फास्फेट की 15 बोतलें बरामद की गई हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डलगेट श्रीनगर से पुलिस बंकर को हटा लिया गया है। पुलिस के जवान खुद सीआरपीएफ से सलाह मशवरा कर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में श्रीनगर में और भी बंकर हटाए जाएंगे। ये बताना जरूरी है कि श्रीनगर में स्थिति में सुधार के बाद अधिकारियों ने शहर श्रीनगर से इन बंकरों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। रामबन के संगलदान में गोरालखंड से जामा मस्जिद तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क का काम अभी अधूरा है। 4 किलोमीटर सड़क का सिर्फ 2 किलोमीटर का काम पूरा किया गया है। सड़क की कटाई के बाद दीवार न होने से बारिश और बर्फबारी से यहां मकान, जमीन और कब्रिस्तान को नुकसान पहुंचा है। लोग यहां पलायन तक को मजबूर हो गए हैं। सड़क निर्माण का काम फिलहाल बंद है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ये रोड जो है गोरलखंड टू जामा मस्जिद सोंडा है, इसकी सर्वे जो है 2013 में हुई है। उसके बाद इसकी कटिंग 2017 में हुई। तब से लेकर आज तक ना इस रोड पर कभी कोई डिपार्टमेंट आ रहा है, ना कुछ लोगों के मकान गिर रहे हैं, ना इन लोगों को रोड है, ना इनको ज़मीन है और ना ही इस पर कोई गाड़ी चल रही है, ना कोई मुआवजा है। अब तक हमने कितने बार कितने डिपार्टमेंट को भी बताया, तो लोगों के मकान गिर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट से भी यही अर्ज करते, अपील करते हैं कि इस रोड की सुनवाई की। गुजारिश है कि मेरी डीसी साहब से थोड़ा बहुत रोड को देखें, तवज्जो दें कि ये मकान भी अब पिछले जो 2-3 दिन से पहले जो बारिश हुई, बारिश में पूरे दीवार भी निकल गई, मकान भी अब जा रहा है। पूछताछ नहीं हुई, ना कोई दीवार हुई, ना कोई नाली हुई, ना कोई देखभाल इसका करता है। मकान भी डैमेज, मेरा पूरा मकान भी डैमेज हो गया, ज़मीन भी खाली मेरा एक ही का मकान है, सबके कुछ कब्रिस्तान भी इसमें डैमेज हुए हैं। परेशानी ये हो गई कि नी नालियां हैं इसको और नी रोड अच्छी तरह बना रहे हैं, नी कोई ध्यान दे रहा है, रोड की तरह तवज्जो नहीं दे रहा है। तो इस वजह से हमारे जो 2-4 मकान है वो बिल्कुल डैमेज हो रहे हैं। साथ में मेरा देवर छोटा है, वो बीमार है बहुत, उसकी तो बिल्कुल बुरी कंडीशन है। मकान की भी तो मतलब वो खुद भी बीमार है। हमसे पहले अगर उसका कोई मकान का कुछ पैसा देते तो वो बहुत अच्छा था। खान, जिन्हें टाइगर हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, उन्होंने स्क्वायर मार्शल आर्ट्स में कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। फैजान ने अंतर्राष्ट्रीय स्क्वायर टूर्नामेंट में 5 और राष्ट्रीय स्तर पर 31 गोल्ड मेडल जीते हैं। फैजान मार्शल आर्ट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जल्द ही वो स्क्वायर मार्शल आर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। फैजान कहते हैं कि बच्चों को खेल गतिविधियों में खुद को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने और विभिन्न सामाजिक बुराइयों से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
मैंने 2010 में ये गेम खेली जब भाई ने एक कंपटीशन आया था शुगर में, उसने मुझे घर में 2-4 दिन सिखाया। फिर जब मैं इवेंट में आया गोल्ड मेडल जीता, स्टेट गांधरबल में गोल्ड जीता, फिर धीरे धीरे मैंने नेशनल शोलापुर में गोल्ड जीता और इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मैं इसके साथ कनेक्टेड रहा। तो अब तक जो मेरी जर्नी है इसमें मैंने 31 नेशनल खेले और 5 इंटरनेशनल खेले। जो मैं अभी BPE सेकंड सेम कर रहा हूँ नागपुर में, अभी मेरा BPE चल रहा है सेकंड सेम नागपुर में। इंशाल्लाह आगे जाके इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। इंशाल्लाह अब इवेंट भी अच्छे भी आ रहे हैं, इसके में एक भारत आ रहा है, खेलो इंडिया आ रहा है, जिनमें बच्चों को पैसे मिलते हैं खेलने में और फ्री हो जाता है वो। मार्शल आर्ट में शोपियां एक हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। हाल ही में नेपाल में आयोजित की गई साउथ स्क्वायर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में शोपियां मार्शल आर्ट एसोसिएशन के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने पूरे स्क्वायर मार्शल आर्ट समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया। शोपियां के सभी 18 खिलाड़ी मेडल जीत कर लौटे हैं। मेडल जीतने वालों में साहिना भी है। मेडल जीतने के बाद साहिना को अपने देश, कोच, माता पिता पर गर्व है। उनके पिता शब्बीर अहमद ने कहा कि स्वर्ण पदक हासिल करने पर उन्हें अपनी बेटी पर फख्र है। शोपियां से हूँ। मैंने ये गेम तमिलनाडु में खेली। मैंने वहाँ गोल्ड मेडल जीता। ये सीखा कि हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें हर किसी फील्ड में आगे रहना चाहिए, हमें घर पर नहीं बैठना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। फील्ड में आगे जाए, गेम्स खेले, वो घर में ना बैठे, वो ये गेम्स खेले। ये सेल्फ डिफेंस गेम है, खासकर गर्ल्स को ये गेम्स खेलनी चाहिए, हर किसी फील्ड में आगे रहना चाहिए। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत पंजगाम कुपवाड़ा में सेना की ओर से पहली बार कुपवाड़ा जिले में महिलाओं के लिए स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये क्रिकेट टूर्नामेंट बर्फबारी में खेला गया। इस मौके पर करालपुरा और मिलियाल से ताल्लुक रखने वाली 4 टीमों ने हिस्सा लिया। फौज की ओर से कुपवाड़ा में ये अपनी नौयत का पहला टूर्नामेंट रहा जिसमें नौजवान लड़कियों ने बर्फीले मैदान में क्रिकेट खेली। खेलों के लिए कम्युनिटी के जज्बे का मुजाहरा किया गया। घर वाले भी लड़कियों को खेलने नहीं देते, लेकिन ये उनकी मतलब क्या अब्जॉर्ब सोच है। वो बैकवर्ड मतलब पीपल की तरह, लोग की तरह सोचते हैं कि लड़कियों को खेलना मुनासिब नहीं लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की को हर फील्ड में आगे होना चाहिए। जैसे कि आज कोई भी एग्जाम देखते हैं हम, वहाँ पे लड़कियाँ सबसे पहले मतलब होती हैं, बॉयज से ज्यादा लड़कियाँ आज एग्जाम क्रैक करती हैं। वही जैसे हर एक फील्ड में लड़की को मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऐसे ही गेम में हम इंडिया आर्मी का थैंक यू शुक्रगुजार है, थैंकफुल है। आज यहाँ पर जो पंजगाम में हमारी इंडियन आर्मी ने एक इवेंट करवाया, जो कि पहली बार आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली बार हम देखने को तारीख में पहली बार देखने को मिल रहा कि जो हमारी इंडियन आर्मी जो इस तरीके के इवेंट करवा रही है। गर्मियों के सीजन में ये ज्यादा होते हैं, खास करके सर्दियों में कभी देखने को नहीं मिला। आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी कितना सपोर्ट जो है ये आवाम के साथ कर रही है, खास करके छोटे बच्चों को सामने लाने की कोशिश कर रही है और इनके ऊपर फोकस कर रही है ताकि इनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आए। ये मैं इंडियन आर्मी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इस तरीके के इवेंट करवाते हैं और खास करके इस बर्फ के अंदर जहाँ चलना भी मुश्किल होता है और यहाँ क्रिकेट खेलना ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं दोबारा से एक बार अपने इंडियन आर्मी को अपनी पूरी आवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने फी फिक्सेशन कमेटी से इजाजत लिए बगैर फीसों में इजाफा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि स्कूलों में सिर्फ जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का पाठ्यक्रम और किताबें पढ़ाई जानी हैं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद के साथ खास बातचीत में जीपीएस अटेंडेंस और समीक्षा के बारे में भी बातचीत की। लोगों ने फ़ी बढ़ाई है। एक मैंने प्रेस नोट ये भी पढ़ा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से कि जी 10% तक बढ़ाना, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, मतलब ये कि फ़ीस बढ़ाई जा रही है। मैं आपसे ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने फ़ी हाइक की है। आई विल लुक इनटू दिस इशू एंड आई विल डिस्कस विद माई, ये यहाँ ही नहीं होगा, जम्मू में भी होगा। आई विल डिस्कस विद माई प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देखते हैं वहाँ से क्या इंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो एज ऑफ नाउ मेरी नॉलेज में ये नहीं था कि उन्होंने फ़ी बढ़ाया हुआ है। किताबों के बारे में हमेशा शिकायत रही है कि वो सही तरीके से नहीं बनी। नहीं, मे बी जो बेसिकली हमें जो प्रोविजन है, हम मुफ्त किताबें देते हैं फ्रॉम 1st to 8th।
तो हमें अच्छी भी देना, हाँ अच्छी भी दे। तो हमें बेसिकली कभी कभी ये भी रहता है कि बजट का हम वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड जो क्वालिटी पेपर होता है, लेकिन हमने मीटिंग इसमें ऑलरेडी की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी सेक्रेटरी बोस को ये डायरेक्शन दी है, जो क्वालिटी ऑफ पेपर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह बेहतर होगी। अब नए बोर्ड के चेयरमैन साहब भी आए, इस पे बात हो चुकी है, तो दे विल बी डूइंग दिस। डॉक्टर साहब, इसमें एक क्या तनाज़ा है, आप अपने स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एक किताब जो राइज करते हैं ठीक है, लेकिन जब आप प्राइवेट स्कूलों के लिए यही फैसला करते हैं, आपने कभी उनको बुलाया नहीं, उनसे बात नहीं की, एक कि वो अपनी राय देते कि आपकी कहाँ किताब में कहाँ कहाँ खामियां हैं, हमारी बेहतर क्यों है या आपकी कहाँ बेहतर हो सकती है, ऐसा आपने किया नहीं। आपने ऐलान किया, उनको परेशानी ये कि जो ये किताब पढ़ा रहे हैं वो हमारे मेयार की नहीं है। नहीं, मेयार तो बोर्ड की किताब है। नए चेयरमैन साहब आए हुए बेसिकली चेयरमैन नहीं थे, वो जो प्राइवेट स्कूल वाले मिले थे हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, उन्होंने उनके साथ खुल के बात की। ये इट इज़ अंडर द कंसिडरेशन कि इसमें क्या बेहतरीन करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट विल टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अकॉर्डिंगली। जो उनकी डिमांड भी होगी उसको मद्देनज़र रख के गवर्नमेंट विल टेक ए कॉल। फिलहाल किताबें कौन सी पढ़ें? फिलहाल बोर्ड की पढ़नी है। फिलहाल बोर्ड की किताबें पढ़ें। अच्छा, एक सवाल और इसके ताल्लुक से, हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहता है 3 लैंग्वेज फार्मूला है, हम अभी यहाँ पे कश्मीरी, उर्दू और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अभी हिंदी का ये चल रहा है कि हिंदी को भी लाजमी कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई प्लान वाकई है और किस तरह? नहीं, मुझे नहीं पता है कि उसको लाजमी किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे चेयरमैन बोर्ड ने ज्वाइन किया, रिसेंटली मुझे लगता है 1 हफ्ता। SCRT का कोई प्लान है? और जिसकी SCRT में अभी डायरेक्टर SCRT इन प्लेस नहीं है, दैट चार्ज इज विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसमें भी अभी डायरेक्टर नहीं है। तो मुझे इस हवाले से ये पता नहीं है कि ये लागू किया कंपलसरी हो जाएगा या नहीं, अभी इस पे मैं बात अपनी जानकारी के लिए जानना चाहूँगा। अगर हम हिंदी को राइज करते हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ कई बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, कई स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि 3 लैंग्वेजें हमें पढ़ानी है, फिर हमें एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। अंग्रेजी को रिप्लेस कर नहीं सकते, कश्मीरी मादरी ज़बान है उसको निकाल नहीं सकते, तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो सिर्फ उर्दू जानता है, उनको लगता है कि ये उर्दू को निकालने के लिए है। वो ज़रा सी ना, वो बात नहीं, उर्दू को निकालने की कोई बात नहीं है, उर्दू वैसी बात नहीं हुई कहीं पे कि उर्दू। क्या उर्दू 4 कर सकते हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत? इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। एज ऑफ नाउ अब चेयरमैन साहब ने ज्वाइन किया, तो इसमें एक कमेटी बनी हुई है, दे विल टेक इट। इसमें एक जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी है, इसमें एक कमेटी है, एपेक्स कमेटी है, तो ये उसमें डिसाइड हो जाए। जो अच्छा टीचर होगा, जो मैं कहता हूँ हमारे टीचर मैक्सिमम अच्छे हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं, समीक्षा भी अच्छी होगी, इनकी फीडबैक अच्छा रहेगा एंड विल बी एबल टू डेवलप आवर सिस्टम। ऐसा नहीं कि किसी का फीडबैक गलत आ गया 1 महीने में, उसका पता नहीं क्या होगा। ना 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 ना, ही विल बी, वो हम उनसे बात करेंगे, HOI से बात करके उसको देखते हैं। ये नहीं कि ये